साथियों, मैं अक्सर आपसे कहा करता हूँ कि मैं स्टूडियो में तब आता हूँ जब हमारे स्टूडियो में कोई विशेष व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति हमारे पास आता है। मैं डायरेक्टर रेडियो मुकेश गंभीर आप सबका स्वागत करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे स्टूडियो में प्रोफेसर सतीश आर्य, जो कि डॉक्टर सतीश आर्य के नाम से भिवानी से गवर्नमेंट कॉलेज से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, और श्री राजेश्वर विशिष्ट, जो कि इनके विद्यार्थी भी रहे हैं, मेरे भी विद्यार्थी रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज की ये डिस्कशन बहुत सार्थक साबित होने वाली है, क्योंकि जहां विशिष्ट साहब हम दोनों के विद्यार्थी रहे हैं और जीवन की पाठशाला में इन्होंने बहुत खूबसूरत सबक सीखे हैं, आज अपने दोनों गुरुओं के समक्ष वो अपनी बेबाक बात रखेंगे और हम बात शुरू करेंगे डॉक्टर सतीश आर्य से, जिनके माध्यम से आज हम इस स्टूडियो में एकत्र हुए हैं और अपनी बात रखने के लिए अग्रसर हैं। डॉक्टर सतीश आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत धन्यवाद। मैं विशिष्ट जी का भी पुनः अपने स्टूडियो में फिर से स्वागत करना चाहूँगा और ये भी बताना चाहूँगा कि ये हमारे स्टूडियो के ऑलरेडी एक अभिन्न अंग हैं। आप अक्सर हमारे YouTube चैनल पे इनको सुनते होंगे, देखते होंगे और बहुत से कार्यक्रमों में इनकी हिस्सेदारी है। तो डॉक्टर सतीश आर्य, हम आज की इस डिस्कशन की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को स्वयं दें। आपका कहाँ जन्म हुआ, आपने एजुकेशन कहाँ ली, कहाँ तक एजुकेशन प्राप्त की, और प्रोफेसर बनने से पहले आपका जीवन का जो करियर था वो क्या रहा, बाकी फिर हम आपसे बात करते हैं। डॉक्टर सतीश आर्य। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सतीश आर्य। जैसा कि मुकेश गंभीर जी ने मुझे कहा है, आदेश दिया है, मैं अपने बारे में एक संक्षिप्त सा परिचय आपको देना चाहूँगा। जन्म हुआ भिवानी में। मेरे फादर स्वतंत्रता सेनानी थे, अध्यापक भी थे। भिवानी में TIT सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैंने शिक्षा प्राप्त की। बहुत ही साधारण एवरेज स्टूडेंट, 55-56% से ज़्यादा कभी आए नहीं। मैथ्स कभी समझ में आया नहीं, साइंस आई नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में 0। बस एक ही बात थी, इस कमी को पूरा किया लैंग्वेजेस ने। आरंभ से ही हिंदी पढ़ने का शौक था। घर में भी बहुत सारी किताबें पिताजी लाया करते थे। अंग्रेजी 6ठी क्लास में शुरू की पढ़नी ABC, लेकिन 9वीं 10वीं तक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अंग्रेजी भाषा में हो गया। छोटे छोटे ऐसे लिखने लगे और इस प्रकार से उस समय +2 नहीं होता था, 11वीं क्लास होती थी। 11वीं क्लास के बाद मैं चला गया DAV कॉलेज चंडीगढ़ में BA करने के लिए। और वहाँ मैंने एक निर्णय लिया कि मैं अपने सारे विषय अंग्रेजी भाषा में पढ़ूंगा और उसी में मैं एग्जाम दूंगा। मेरे साथियों ने मजाक भी बहुत उड़ाया कि छोटे से शहर से आके अंग्रेजी में, भिवानी जैसे छोटे शहर से आके और अंग्रेजी मीडियम में पेपर देने की बात करता है। शुरू में 1-आध महीना थोड़ी परेशानी आई, लेकिन उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। और टीचर्स का बहुत सहयोग रहा। प्रोफेसर रेलन थे, अंग्रेजी पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे मेरी पीठ पर हाथ रखकर कहा कि कभी बेटा कोई प्रॉब्लम आए, यू कैन ऑलवेज कम टू मी, आई वुड हेल्प यू। और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है
कि उनका वरद हस्त मुझे एमए तक मिला। एमए तक जब तक मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, उन्होंने मेरी पूरी मदद की, बुक्स के जरिए भी, नॉलेज के जरिए भी। तो बीए डीवी कॉलेज से किया और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में एडमिशन लिया, वहाँ से एमए किया चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ कैंपस में। बहुत छोटी उम्र में 19 19.5 साल की उम्र में एमए हो गई और एमए होते ही होम टाउन भिवानी में ही मुझे प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। अलमस्त जवानी, कोई किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई रोक टोक नहीं, और ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एज ए टीचर जो एक गरिमा और एक गांभीर्य होने चाहिए था वो नहीं था। उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा, प्रिंसिपल से झगड़ा हुआ, बहुत मुश्किल से नौकरी बची, लेकिन ज़िंदगी के सबक भी सीखे कि जिस प्रोफेशन में रहना है उसके प्रति सीरियसनेस और ऑनेस्टी, डेडिकेशन होना चाहिए। सतीश जी, मैं आपकी बात में से एक बात लेते हुए आपसे और अपना वशिष्ठ जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आपने बात करते हुए कहा कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा। मेरा प्रश्न ये है कि जीवन के कैरियर में बीइंग एवरेज स्टूडेंट कितना मैटर करता है? लाइफ की मैच्योरिटी, कैरियर की मैच्योरिटी और उसके बाद दुनियादारी के हिसाब किताब को समझना, उसमें क्या कहीं एवरेज स्टूडेंट आड़े आता है? क्या आपको लगता है कि सपोजिंग आप शुरू से भी आउटशाइनिंग स्टूडेंट होते तो दैट वुड हैव मेड ए डिफरेंस इन योर कैरियर? मैं ये प्रश्न कहाँ से पूछ रहा हूँ? पिछले दिनों में डॉक्टर दलीप सिंह, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस पर डिलिट किए हुए हैं, वो हमारे स्टूडियो में आए थे और बात करते हुए, शायद वशिष्ठ साहब भी साथ थे, हमने उनसे ये बात पूछी तो उन्होंने भी ये बात कही कि भाई अगर हम लोग एमए में या बीए तक भी अगर हमारे पास 60% या अबव 60% मार्क्स आते हैं तो हम अपने आप को इंटेलिजेंट खुद भी समझते हैं और आसपास का जो पूरा समाज है वो हमें इंटेलिजेंट कैटेगरी में लेता है। लेकिन इट डजंट मैटर इन लाइफ। व्हाट मैटर्स इज, it is not the intelligence in IQ, but it is more what matter is the EQ in other things vis-a-vis society। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ और इसके साथ ही मैं वशिष्ठ जी से भी जानना चाहूँगा कि क्या लाइफ में एक 60% से अबव हो जाना ही अबव एवरेज की गिनती में आने के आप श्रेणी में आ जाते हैं और आपको लगता है कि आपके जीवन की जो नैया है वो सफलता के कगार पे आ जाएगी, या ये एक भ्रम है? आप बीइंग ए अवेकन्ड प्रोफेसर ये बात करें, फिर उसके बाद इसी पर हम वशिष्ठ जी के भी व्यूज लेंगे। आपने एक बहुत ही गहन प्रश्न मेरे सामने रखा है और इसको कई पहलुओं से हम इवेल्युएट कर सकते हैं। यस। पहली बात तो ये है कि नंबर का क्राइटेरिया दुनियावी नज़र में हमें एवरेज या अबव एवरेज या बिलो एवरेज बनाता है। यस, दैट इज राइट। यस। और टीचर्स भी हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं कि नंबर कम है, नंबर कम है। हाँ, पेरेंट्स भी बनाते हैं, आस पड़ोस के लोग भी बनाते हैं, रिश्तेदार भी कुछ ना कुछ कहते हैं कि ये तो एवरेज है। यस, यस, यस। जैसे मैं अपने एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस को बताता हूँ। हाँ। मेरे फादर उसी स्कूल में टीचर थे। हाँ। तो उस समय जो उसी एग्ज़ाम होते थे बीच में, एनुअल एग्ज़ाम से पहले, तो मैथ्स का पेपर मिला और उसमें मेरे नंबर आए 0।
ओके। और जैसे पेपर मिला उसके इमीडिएटली बाद मेरे फादर किसी काम से क्लास में आए हाँ। और उन्होंने एक ने कहा मास्टर जी इसके तो 0 नंबर आई। तो मुझे अच्छे याद दोस्त रहे हैं बाद आप शुरू से। मेरे फादर ने कहा कि अगर इसके 10 आते तो मुझे आश्चर्य होता। 0 से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तो बड़ा ह्यूमिलिएशन भी महसूस हुआ, दर्द भी बहुत हुआ, लेकिन जो थी वास्तविकता वो थी। हाँ। लेकिन मुझे बचाया लैंग्वेजेस में। यस यस। जहाँ मेरे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में कम नंबर आते थे, लैंग्वेजेस में मैं क्लास के टॉप स्टूडेंट्स को बीट करता था। यस यस। और उससे मेरा जो कॉन्फिडेंस का लेवल जो साइंसेज में कम होता था वो उधर लैंग्वेजेस में कंपनसेट हो जाता था। यस। और कहीं ना कहीं टीचर्स मानते थे इस बात को कि भाई इसको मैथ्स तो नहीं आता, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी इसकी बहुत बढ़िया है। और उस समय पंजाबी भी हम पढ़ते थे, पंजाबी में भी ठीक ठाक थे, जैसा 9वीं 10वीं में बच्चा होता है। तो एक जगह कमी हुई, दूसरी जगह मिल गई। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सभी सब्जेक्ट्स में एवरेज होता है बच्चा। यस यस। तो उसके ऊपर प्रेशर बहुत होता है, सामाजिक प्रेशर भी बहुत होता है, टीचर्स भी बहुत प्रेशर रखते हैं। हाँ। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसमें उस प्रेशर को कितना मानते हैं। यस। अगर आपने मान लिया तो आप दब जाएंगे, Yes. फिनिश हो जाएंगे। यस। लेकिन अगर कोई टीचर या कोई फादर या मदर की कोई आपको शाबाशी थोड़ी दे दे कि नहीं कोई बात नहीं, तो इसमें कमजोर हो, इसमें ठीक हो, यस। तो कहीं ना कहीं आपको सहारा मिल जाता है। और वो सहारा जो है Yes. आपकी नैया को खींच ले जाता है। Yes. Now please answer the basic question whether these marks or being average or above average, does it affect our life in the coming period? The answer is yes and the answer is no also. Okay. Okay. Yes इस सेंस में कि जब मार्क्स कम आते हैं हाँ। तो आपको एडमिशंस में, नौकरी में, हर जगह पर परेशानी होती है। Yes. क्योंकि आपको एक हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ऐसे पाला पड़ता है, तो वहाँ आप दब सकते हैं। Yes. एक बात तो ये। लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो आपको मजबूती देते हैं, तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस आप रेजिस्ट कर जाते हैं सारे प्रेशर्स को, और आप किसी ऐसी डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं जो आपके एप्टीट्यूड के अनुसार है। ठीक। और उसमें जब आपको कंपनसेशन मिल जाता है, सोशल रिकॉग्निशन मिल जाती है, तो उस हिसाब से आपको सक्सेस भी मिल जाती है। Yes. आपको रिकॉग्निशन एक बार मिलनी शुरू हुई Yes. कि अरे ये इसकी अंग्रेजी बहुत बढ़िया है, अरे ये तो कविता बहुत बढ़िया गा सकता है, ये गीत बहुत बढ़िया गा सकता है, अरे इसके पाँव की थिरकन तो देखो कितना बढ़िया डांस करता है या करती है। तो उसके अनुसार आपकी पर्सनैलिटी के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो बदल कर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक ठीक। तो उस हिसाब से ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप में के कैरेक्टर में कितनी स्ट्रेंथ है। Yes. अगर रेजिलियंस है तो आप सारे प्रेशर्स को विथस्टैंड करते हुए निकल जाएंगे। Yes. और नहीं है तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस का अगर शिकार हो गए Yes. तो फिर आप दबते चले जाएंगे। फिर तो बिल्कुल। जो दबेंगे तो और दबाया जाएगा, बिल्कुल। फिनिश हो जाएंगे। जी राजेश जी। मेरा तो सौभाग्य है, मेरे दोनों गुरु यहाँ बैठे हैं जी। जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी छत्र छाया में जो कुछ भी मैं सीख पाया। एक कन्फेशन करना चाहूँगा, आपने एक ऐसा सवाल सामने रख दिया है जी जी। जहाँ बिलो एवरेज और अबव एवरेज की बात होती है। बेसिकली इनिशियल लेवल पर जब हम अपना जीवन शुरू करते हैं जी। तो ये बिलो और अबव बेसिकली हमारे दिमाग में नहीं होता। ये सारी की सारे स्टैंडर्ड्स हमारा जो एनवायरनमेंट है, हाँ। हमारे पेरेंट्स हैं वो तय करते हैं। टीचर्स हैं। Yes. जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने जब 10th क्लास पास किया तो 10th क्लास में मोर देन 70% मार्क्स मुझे मिले, जो उस जमाने में बहुत अच्छे माने जाते हैं। Yes. Yes. और उसका मुझे बड़ा नुकसान ये हुआ कि ये तय किया घर वालों ने कि इन्हें तो यहाँ भिवानी में नहीं पढ़ाएंगे, इनको हम हिंदू कॉलेज सोनीपत में भेजते हैं और वहाँ आप जाके प्री मेडिकल और मेडिकल करिए और आप डॉक्टर बन जाइए। ठीक। और मैं इस बात को बहुत ईमानदारी से अब कन्फेस करूंगा कि मुझ में ये बात कह सकने की क्षमता ही नहीं थी। मैं ये कह ही नहीं पाया
कि वहां मेरी रुचि नहीं है, और या मैं और सच बोलूं तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी रुचि कहाँ है, क्योंकि 10th क्लास तक आप जो भी कुछ पढ़ते हैं वो सारा कुछ इतना होता है, उसमें हिंदी भी होती है, अंग्रेजी भी होती है और सब कुछ। हालांकि मैथ्स, आर्य साहब ने कहा मैथ्स मेरा ही बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन इसीलिए ये तय किया कि तुम्हें इंजीनियर की बजाय डॉक्टर बनाएंगे, तुम्हारा मैथ्स अच्छा नहीं है तो तुम बायोलॉजी पढ़ लो। राजेश्वर, एक मिनट के लिए मैं आपको रोकूंगा, मुझे एक चीज याद आ गई कि मेरे फादर ये चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं जी, और मैं ये चाहता था कि मैं आर्ट्स पढूं, लैंग्वेजेस पढूं। तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और कॉन्फ्लिक्ट इस हद तक पहुंच गया कि मैंने कहा कि अगर आपने मुझे इंजीनियर बनाने की सोची भी तो मैं पढ़ूंगा नहीं आगे। अब आप डिसाइड कर लो कि मुझे पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना। Ultimately, I put my foot down and I actually did what I wanted to do, और इस ढंग से मैं बीए में बढ़ गया। और सर, ये जागृति आप में थी, आप इस बात को कह पाए? मैं कह पाया और डट के कह पाया। मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो मुझ में जागृति नहीं थी। 10th क्लास पास करने के बाद आपके 70% अबो मार्क्स आ जाते हैं, उस जमाने में बहुत अच्छे गिने जाते थे, अब तो लोगों के फिर 90-95% आते हैं, तो कोई खास मायने नहीं रखते वो चीज। लेकिन उस जमाने में लोग आपको बिल्कुल आसमान पर ले जाते हैं, भैया तो आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और घर वालों की अपेक्षाएं होती है। तो उन्होंने कहा कि हम भिवानी में नहीं पढ़ाएंगे तुम्हें, हम तुम्हें हिंदू कॉलेज, सोनीपत का बड़ा नाम होता था उस जमाने में, तो वहां भेजते हैं। तो मैं 2 साल वहां लगा के आया और फर्स्ट क्लास तो आ गई, लेकिन मेडिकल कॉलेज में परसेंटेज की बेस पे जो इंटरव्यू, जो एडमिशंस हुए वो 70+ थे, 72-3 उस साल कट ऑफ था, और मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। तो मेरे पास अच्छा, अब तो आज अच्छा ही रहा। आज मैं महसूस करता हूँ, और कई सारी चीजें, कितने बड़े हमारे सामने वित्त होते हैं। मुझे लोगों ने ये कहा कि डेंटिस्ट्री में एडमिशन हो जाएगा, बीडीएस कर लो, तो मैं जानता ही नहीं था। बाद में मुझे दुनिया में पता लगा कि दांतों के डॉक्टर तो दूसरे डॉक्टरों की तुलना में ज्यादा कमाते हैं। तो मुझे लगा अरे दांतों का डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि हम दांतों के डॉक्टर को लेके हमारी दिमाग में जो इमेज थी, हमारे में बहुत ही कम डॉक्टर होते थे, या कभी सड़क पे बैठ के लोग दांत झाड़ निकाल देते थे, आपने देखा होगा। तो हम तो समझते थे यही दांतों का डॉक्टर होना है, तो दांतों का डॉक्टर हम बनेंगे नहीं। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी ये थी कि आप चले जाइए हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, हमारे साथ के कई लोग गए, एग्रीकल्चर में बीएससी कर लीजिए, वहाँ भी संभावनाएं थी। वो भी हमें पसंद नहीं आया कि हम ये सब करेंगे, तो हमने डिसाइड किया कि हम सतनाम सिंह खुमार डॉक्टर साहब होते थे उस जमाने में, और मेरे चाचा जो थे वो उर्दू में शायरी करते थे, और वो उनके बड़े दोस्त थे। और मैं आपको बात बताऊं, उस जमाने में शायरी सुनना मुझे बहुत पसंद था। तो धीरे धीरे एक बात समझ में आई कि और कुछ नहीं, खुमार साहब का चेला बन जाए। तो खुमार साहब को लेके साइकोलॉजी ऑनर्स में मैंने एडमिशन ले लिया, और सौभाग्य की बात ये कि खुमार साहब ने तो मुझे पढ़ाया ही, साइकोलॉजी ऑनर्स में 72% मार्क्स भी आए, लेकिन वहाँ डॉक्टर गंभीर मिले, वहाँ आप मिले, तो साहित्य से जुड़ाव, ड्रामेटिक्स से जुड़ाव, बाहरी दुनिया के जुड़ाव में मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं कई सारी जगहों पे बिलो एवरेज रह गया। कभी मैं अबो एवरेज रहा तो कभी बिलो एवरेज रहा। वहां आके उस कमी को मैंने पूरा किया, इस चीज ने कभी मुझे पिंच नहीं होने दिया। और एक उससे बड़ी ट्रेजेडी में आपको बात बताऊं, जब साइकोलॉजी ऑनर्स 72% प्लस मार्क्स से की और कुरुक्षेत्र से एक ऑफर आ गया कि स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आप यहाँ के एमए कर दीजिए, मैंने उस ऑफर को छोड़ दिया और मैं ऑल इंडिया रेडियो में एज अनाउंसर सिलेक्ट हो गया ग्रेजुएशन के फॉर्म। तो जिंदगी में मेरे ख्याल से बिलो अबो एवरेज कुछ नहीं होता। रेडियो में जाके मुझे महसूस हुआ कि मेरी रुचि तो बेसिकली भाषाओं में ही है, हिंदी अंग्रेजी मेरी अच्छी थी, और मुझे लिखना पढ़ना चाहिए। हालांकि दुर्भाग्य यहीं नहीं रुकते हैं। उसके बाद मैंने रेडियो छोड़ा, जर्नलिज्म किया, लेक्चरर बनना चाहता था, उसके बाद भी मैं बैंक में गया, और दुर्भाग्य मुझे फिर 35 साल तक बैंक में घुमाता रहा। तो ये अबो बिलो होना या गलत फील्ड में चले जाना, ये सब चीजें हमें सिखाते हैं। और अगर आपको एक लेखक बनना है, आपको लिखने पढ़ने में जाना है, तो ऐसी गलतियां आपके जीवन में अनेक होनी चाहिए। ये मेरा एक जो इन्होंने एक बात जो कही, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि कई बार अबव एवरेज होना भी प्रेशर डालने का कारण बन जाता है, और उसका नुकसान जो आपकी जो ओरिजिनलिटी है, जो आपकी पर्सनैलिटी जिस ढंग से बढ़ने चाहिए, जिस दिशा में जानी चाहिए, उसकी बजाय किसी और दिशा में बढ़ जाती है, जैसा कि इनके साथ हुआ। तो इस बात को समझते हुए मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा आप दोनों से कि
जीवन को हम लोगों ने लगभग आपकी उम्र 65 के आसपास है, ठीक है, आप 70 के आसपास हैं, मैं भी 70। तो मैं समझना चाहूंगा कि जीवन के ऐसे कौन से सूत्र हमारे हाथ में लगे हैं जो हम यंगर जनरेशन को पास कर सकते हैं कि भाई अगर आप इन सूत्रों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। गारंटी नहीं हो सकती, लेकिन इन सूत्रों का पालन करते हुए हमने अपने लाइफ में सक्सेस को पाया है, तो ऐसी हम आशा और उम्मीद रख सकते हैं कि अगर आप भी इन सूत्रों का पालन करेंगे तो आप भी जीवन की सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर आपसे लूं, मैं आप लोगों से भी ये जानना चाहूंगा कि सफल जीवन का क्या अर्थ समझते हैं, किसको हम कहते हैं कि जीवन, इफ आई एम नॉट बिकमिंग टू फिलोसॉफिकल, तो मोटे तौर पर हम सब लोगों की ये परिभाषा रहती है, हम आपस में भी जब बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई ठीक है, लाइफ में वो सक्सेसफुल रहा है। तो मेरा मौलिक प्रश्न पहले ये है कि ये जानते हैं कि हम किसको सफल मानते हैं, और उसके बाद उस सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या सूत्र है। तो आर्य साहब, आपसे बात को शुरू करते हैं। देखिए, सफलता के दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट है सोशल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, जिसके जरिए आपको प्रेस्टीज मिलती है, जिसके जरिए आपको जीवन की सुख सुविधाएं मिलती हैं, स्टेटस मिलता है, सोशल रिस्पेक्ट मिलती है। और एक है जिसको हम कहते हैं पर्सनल पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस। जहाँ तक सोशल प्रेस्टीज का, सक्सेस का सवाल है, आपकी क्या पोजीशन है, आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें सफल हुए या नहीं हुए, आप जिस प्रोफेशन में हैं उसमें आप कितना उठे, आपने कितने, कि आपका बंगला बना के ही बना, कार बने की नहीं बनी, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। और एक है पर्सनल सफलता, व्यक्तिगत सफलता। मेरे विचार से व्यक्तिगत सफलता का मतलब है कि क्या आप अपने आप में कंफर्टेबल हैं। इसके लिए एक शब्द मेरे दिमाग में आता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन बैलेंस। हैव यू बीन एबल टू अचीव दैट ह्यूमन बैलेंस? यस। और सवाल ये उठता है ह्यूमन बैलेंस क्या है। ह्यूमन बैलेंस का सबसे मोटा पैरामीटर मेरे लिए है करुणा, मानवीय करुणा। क्या आपके जो साथ लोग हैं उनके प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो सद्भावना का है, सहानुभूति का है, करुणा का है? क्या आप उनके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स को इंस्टिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और एज ए टीचर मैंने इस बात को महसूस किया कि जब मैं टीचर बनना, जैसे मैंने शुरू में बताया कि शुरू में मैं थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबल था, क्लास ले ली नहीं ली, बिल्कुल यंग था, 19-20 साल का। क्या होता है, बड़े घुंघराले बड़े बड़े बाल थे, स्टूडेंट्स भी छेड़खानी कर जाते थे, मैं भी उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेता था। बट एज आई ग्रू ओल्ड मुझे लगा कि एक चीज़ तो ये है कि टीचर के रूप में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आपके जिम्मे जो काम है क्लास में पढ़ाना है, आप पूरी तैयारी के साथ जाएं। आप यू गो टू द क्लास विद ए बाउंसिंग स्टेप, और पूरी ईमानदारी के साथ, तैयारी के साथ जाएं, डट के पढ़ाएं। और जब आप पढ़ा रहे हैं तो आप जो पढ़ा रहे हैं उसके जो आपका सब्जेक्ट है उसके अलावा भी चीज़ों को कोरिलेट करें लाइफ के साथ। नंबर 1। दूसरी बात, एक बार ऐसा होता है कि टीचर बढ़िया नहीं है, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज का ट्रेजर नहीं है, बट इज ही अ पॉजिटिव टीचर? इज ही अ सिंपैथेटिक टीचर? तो मैंने ये देखा कि अगर टीचर अपने स्टूडेंट्स के प्रति सिंपैथेटिक है
और थोड़ा सा भी वो बच्चों को एनकरेज करने में सफल हो जाता है, तो जो बिलो एवरेज या एवरेज की हम बात करते हैं, वही बच्चे अचानक उनके अंदर एक चमक पैदा हो जाती है। Exactly. और जो वो नहीं कर सकते वो भी करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल से एज ए टीचर सक्सेसफुल होने का मतलब ये है कि आपने ईमानदारी से अपना काम किया, और आपके जो छात्र थे, खासतौर से वो छात्र जो सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर थे, क्योंकि जो वीआईपी छात्र होते हैं उनका तो कोई ना कोई वाली वारिस बन ही जाता है। ठीक। बट व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड, कोई गांव से आ रहा है, कोई सोशली बैकवर्ड है या दबा हुआ है, दलित है, तो अगर आप उनको थोड़ी सी भी सिंपैथी दें, थोड़ा सा भी एनकरेजमेंट दें, तो आप देखेंगे कि यू अचीव वंडरफुल रिजल्ट्स। ठीक। वो सेटिस्फेक्शन देता है, और उससे अगली स्टेज आती है। जब वो सेटिस्फेक्शन देता है तो कहीं आप में एक हार्मनी की स्थिति, एक ह्यूमन बैलेंस की स्थिति, यू बिकम कंफर्टेबल विद योर ओन सेल्फ, और मेरे ख्याल से यही अल्टीमेट परिभाषा है सक्सेस। देखें अरे सब, मैं जो कुछ आपने कहा है, मैं इसको किस ढंग से पुट अप कर पाऊंगा कि कैरियर के किसी भी स्टेज में जब आप अपने कैरियर के साथ जितना आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं, जितनी तारतम्यता बिठा पाते हैं, उसी अनुपात में आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसी अनुपात से आप एक बैलेंस पर्सनालिटी बनते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैं एक रुबाई कहना चाहूंगा कि ना सही बेशुमार दौलत, ना सही बेशुमार दौलत, उसकी रहमत का खजाना तो है, और न चले इश्क परवान मेरा, उसकी जुस्तजू का बहाना तो है, और कहीं और मिले ना मिले मेरे दिल में उसका ठिकाना तो है। बहुत बढ़िया। कहने का भाव ये है कि जब आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है, और मेरा ये मानना है, मैंने किसी समय में एक कविता भी लिखी थी कि जिस अनुपात से आपका एकीकरण होता है, उसी अनुपात से आपका संतोष का क्रम भी बढ़ता है। तो राजेश्वर जी, आपके इसके बारे में जो व्यूज हैं वो हमें अवगत कराएं। देखिए सर, मैं एक और ज़्यादा प्रैक्टिकल बात करना चाहूँगा। जी। सफलता और असफलता ये दो चीज़ें ही होती हैं जिनको हम करियर में, अपने जीवन में बार बार दोहराते जांचने की कोशिश करते हैं। हाँ। लेकिन अगर मैं बहुत तरीके से अपने जीवन का विश्लेषण करूं, हाँ। तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरे जीवन में और एक सामान्य आदमी के जीवन में बहुत बड़ा रोल असफलताओं का होता है। और बार चूंकि असफलताएं बहुत आसानी से मिलती हैं, हाँ। बार बार मिलती हैं, पूरे श्रम के बाद भी आपको मिल जाती हैं। तो एक आम आदमी को आना ये चाहिए कि वो असफलताओं से कैसे निपटे। सफलताएं तो आपके लिए कंफर्ट साथ लेकर आती हैं। जब आप सफल होते हैं तो बहुत सारे लोग आपको प्रश्रय देते हैं, आप चल निकलते हैं। लेकिन जब आप असफल होते हैं, हाँ। तब आप उन क्षणों में आप क्या करें, ये एक बड़ा सवाल हर किसी के सामने रहता है। आपको बीच में टोकते हुए अपनी एक रुबाई बोलना बिल्कुल चाहता हूं। बिल्कुल। और रुबाई कहती है कि दौड़ते हुए गिर पड़ो तो लोग हंसते हैं, और अगर धीमे चलो तो ताने कसते हैं। इनसे पूछो तो इनको वो अच्छे लगते हैं जो ना तो गरजते हैं ना बरसते हैं। आप प्लीज कंटिन्यू करें। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं कि लोगों के नजरों से अपने आप को जब आप आंकते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन मैंने उसकी कोई खास परवाह कभी नहीं की, लोग क्या समझते हैं। अच्छी बात। लेकिन मैं ये जानता था, हाँ। कि मैं कुछ और पाना चाहता था और मैं उसे ना पाके किसी और के साथ कंप्रोमाइज कर रहा हूँ। तो और ऐसा सबके जीवन में होता है। हाँ। तो मैं अगर आप इसे असफलता कहना चाहें तो इसे असफलता कह सकते हैं, लेकिन हमें इन्हीं चीजों के साथ जीना पड़ता है। जैसे मैंने जिंदगी में इतने ट्रैक चेंज किए, एजुकेशन से लेके नौकरी तक में, अपने बहुत सारे पसंद के कामों के बीच में, कि आज तक मैं ये तय नहीं कर पाया कि मैं कहाँ सफल हुआ।
उस सफलता को खोजना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक। लेकिन वो असफलता मुझे यहाँ तक लेकर आ गई है। हाँ। और ऐसा नहीं कि मैं अपने आप से बहुत निराश हूँ। हाँ। तो अगर इतनी सारी चीजों के बीच में कोई व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है तो ये एक सीखने की बात है। Yes. या यहाँ इस बात को सीखा जा सकता है। जैसे मैं आपको बात बताऊं, मैं 10th क्लास तक मुझे पता नहीं था मुझे क्या बनना चाहिए। मैं आर्य साहब की तरह ये नहीं कह सकता था कि अगर आपने ये किया तो मैं वो नहीं करूंगा। हाँ। क्योंकि मैं एक अच्छा बच्चा था। Yes. और जो पेरेंट्स ने कह दिया मैंने उसे मान लिया। मैं भी अच्छा था। तो वहां वो एक असफलता जुड़ी। हाँ। जब मैं मेडिकल से निकल के आया तो लोगों का कहना ये था तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम आर्ट्स में जा रहे हो, तो असफलता है। हाँ। लेकिन मैंने उसे असफलता नहीं माना। हाँ। मुझे लगा कि यहाँ मैं कुछ खोजता हूँ। हाँ। और हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। जब आप कोई एक मंजिल अचीव ना कर सके तो उसके पैरेलल जो कुछ संभव हो सकता है उसे अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। Yes. वो भी मैंने अचीव किया। तब तक भी मैं ये समझ नहीं पाया कि सफलता और असफलता क्या है, मैं चाहता क्या हूँ। उसके बाद आप से जुड़ के आपने ड्रामेटिक्स और इन सब चीजों में वो कर दिया जी। तो एक जुनून ये हुआ कि कुछ इस तरह के काम किए जाए। हाँ। उन्हीं दिनों आकाशवाणी रोहतक स्टार्ट हुआ था। हाँ। अनाउंसर की पोस्ट निकली और मैंने अप्लाई कर दिया। तब मेरे पास मैं जंक्शन पे खड़ा था कि मैं साइकोलॉजी में एमए करने के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जाऊं हाँ। या रेडियो में अनाउंसर ज्वाइन Yes. करूं। और लोगों की नजर में प्रोफेसर कुमार की नजर में खास तौर पे एक बहुत बड़ी असफलता थी। उन्होंने कहा तुम बेवकूफी कर रहे हो। और ठीक है, एक गुरु तो यही कहेगा। हाँ। वो आपके बारे में अच्छे सपने देखता है। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ वो चेंज ठीक हुआ। मैं साइकोलॉजी में एमए कर रहा होता तब भी मैं यही कर रहा होता जो आज कर रहा हूँ। ठीक। उसके बाद रेडियो में जाके पत्रकारिता की मैंने, राजस्थान पत्रिका से जुड़ा मैं बहुत बहुत सारे काम इस तरह के करता रहा। एमए किया, एमफिल किया, मैं टीचर बनना चाहता था। टीचिंग में प्रॉब्लम ये दिखाई देने लगी कि एक लॉबीज वहां पे काम करती हैं कि आप उसके हिसाब से होंगे तो आपको यूनिवर्सिटी में जॉब नहीं मिलेगा। तब मेरे सामने फिर एक असफलता थी कि आप पढ़ के आपने फर्स्ट क्लास में एमए किया, फर्स्ट क्लास में एमफिल किया, उसके बाद भी आप अपने पसंद के प्रोफेशन में नहीं जा सकते। लेकिन मैं तब भी निराश नहीं हुआ। मुझे लगा नहीं, अब जिंदगी में सारे अल्टरनेटिव खोजने हैं तो यहाँ भी खोजा जाए। वहाँ बैंक में अप्लाई किया, बैंक में मैं एज ऑफिसर बन के चला गया। तो वो जीवन जिया। हालांकि उस जीवन में वो स्वाद नहीं था जो मैं चाहता था। लेकिन रस नहीं था। लेकिन उस काम को भी मैंने पूरी गंभीरता से किया और मैंने वहां भी खूब एंजॉय किया। उस नजरिए से मैंने अपने आप को उन जगहों से बचाया जहाँ करप्शन होता है, जहाँ दूसरे मतलब के काम थे। क्योंकि आपके लिए हर ऑर्गेनाइजेशन में काम निकल सकता है। उन्होंने मुझे देखा, अरे आप टीचिंग बनना में जाना चाहते थे, आप हमारे स्टाफ कॉलेजेस होते हैं बैंक्स के, आप वहाँ फैकल्टी बन जाइए, आप पब्लिक रिलेशन देखिए, आप मैगजीन निकालिए। तरह तरह के काम हमारे लिए हर जगह खोजे जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं और वो सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको दे सकते हैं। और रिटायरमेंट के बाद आप देखिए कितनी मजेदार बात है, मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ साथ चलते हैं। आपने यहाँ रेडियो बूथ शुरू किया और मैं फिर से उस दुनिया में लौटना चाहता था, मैं फिर से लौट के आ गया। मैं कल आर्य साहब से एक मजाक में बात कह रहा था कि हम सब फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और गंभीर साहब ने एक फुटबॉल का मैदान हमारे लिए तैयार कर दिया कि आओ और खेलो। तो इस उम्र तक सफलता मैं किसी चीज को नहीं मानता। आप जहां प्रसन्न रह सकते हैं, जहां आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं। जब बैंक में नौकरी में रिटायरमेंट के 5 साल बचे, मैं लौट के लिटरेचर में आ गया और उतना मैंने इन पिछले 7-8-10 वर्षों में लिख डाला जितना लोग पूरी जिंदगी में लिखते हैं। तो उस कमी को भी मैंने भाग के पूरा कर लिया। आप हर कमी को पूरा कर सकते हैं। एग्जैक्टली। आप हर काम कर सकते हैं। आपका ही करियर देखिए ना सर, आप एक्साइज एंड टैक्सेशन में कमिश्नर के बाद आप फिर से रेडियो में आ गए। क्योंकि बेसिकली आप वही मुकेश गंभीर थे जिन्हें ड्रामा करना पसंद था, जिन्हें अपनी एक टीम बना के क्रिएटिव एक्टिविटी करना पसंद थी। तो आप भी तरह तरह की नौकरी करके आ गए, हम लोग भी आ गए और हम इस मंच पे आज साथ साथ है। ये अचीवमेंट है। और कमाल की बात है कि तीनों के टेस्ट फिर मिल गए। रिटायरमेंट के बाद फिर उसी काम में आ गए जिसमें हमारा मन लगता है। राजेश जी और आर्य साहब, मेरा ये दृष्टिकोण है जी, मैं निष्कर्षतः जहां पर अपनी बात शुरू कर रहा हूं उसकी एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दूंगा। पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं कि छोड़ बाहर को मन को देख, छोड़ बाहर को मन को देख, भीतर है जो धन को देख। अरे क्यों भटके हैं मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को दे। ये फन ही हम लोगों को देखिए। आपकी बातचीत में, आर्य साहब की बातचीत में या और भी जितने लोगों से मैं बातचीत करता हूँ,
या जितने लोग भी यहाँ आते हैं, आप एक बात निष्कर्षतः उनकी बातों में पाएंगे कि अंततः वो भीतरी आनंद की खोज की तलाश में, और वो तलाश किसी नौकरी पदवी बिजनेस में नहीं मिली, इसलिए वो तलाश अभी भी बनी हुई है, और वही उनको मजबूर करती है कि वो इन तरह की चीजों में पार्टिसिपेट। When I look back, I was below average student till matric. Reason, maths, other subjects, then arts, they were creating obstruction in my view. When I joined college, in the prep class, in the very first year, I remember I was to address one declamation contest. मुझे आज भी उस declamation contest का सब्जेक्ट याद है कि money is the sixth senses of humans. छठी इंद्रिय है पैसा, और उस पर मैंने स्वयं लिखा था, और जितनी एप्रिसिएशन मुझे उस डेक्लेमेशन में मिली और जितनी तालियों की गूंज मेरे कानों में गई, सच बात है वो गूंज आज भी जब कभी मैं सदारत करता हूँ और मुझे लोगों की तालियों की गूंज सुनाई देती है, तो मुझे लगता है कि वही स्वर आगे बढ़ता बढ़ता यहाँ तक मुझे पहुँचा गया है। मैं आप लोगों से दोनों से अच्छे से सहमत हूँ कि जो जज्बा हमारे अंदर किसी भी एरिया में आ जाता है और वो हमें अपनी लहर से ऊपर उठाता है, तो धीरे धीरे हमें ये लगने लगता है कि हम जीवन के इस नदिया में सफलता की धारा में बह रहे हैं, अगर वो हमारा शौक हमारे साथ साथ चल रहा है। मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जॉब करता रहा, और अक्सर लोग कहते थे कि ये आपके टेम्परामेंट के हिसाब से नहीं बना। मैं उन दिनों भी ओशो को, आर्य साहब को पता है, मैं उन दिनों में भी ओशो को खूब पढ़ता था, रादर आत्मसात करता रहा, और मुझे कभी भी अपनी जॉब करने में दिक्कत नहीं आई, क्योंकि एक बात ओशो से समझ आ गई कि जितना आप अपने जॉब के साथ आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उतना संतोष, उतना भीतरी आनंद आपको मिलेगा। और साहित्य का पढ़ना, ओशो का पढ़ना कहीं भी अड़चन नहीं डाला। बैकग्राउंड वैश्य कॉलेज में आप लोगों के सामने बन गई थी, साहित्य पढ़ा, उसके बाद भी आर्य साहब से, ऐसे और विद्वान लोगों से मैं समय निकाल के, अपॉर्चुनिटी निकाल के मिलता रहा, क्योंकि मुझे शौक था और वो शौक मैंने कायम रखा। और रिजल्ट ये रहा कि उसकी वजह से अपने डिपार्टमेंट में भी एक अलग से रिकॉग्निशन मिली और अलग से सफलता मिली। मैं सिर्फ एक बात कोट करना चाहूँगा, एज ए एनफोर्समेंट ऑफिसर जब कभी पूरे जिले के अफसरों की मीटिंग होती थी, मेरे सीनियर अफसर पूछते थे सबसे कि भाई तुमने सारे महीने में क्या जुर्माना इकट्ठा किया, कितना जुर्माना लगाया, तो लोग बात करते थे कि जी 22 लाख, कोई कहता था 24, कोई 26, कोई 30, और विशेष जी मैं 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 55 लाख, ये एक महीने की बात नहीं थी, ये कई महीनों में यहाँ तक होता था कि हमारे एडिशनल कमिश्नर मुझसे पूछते थे कि भाई सबके सामने एक्सप्लेन करो कि कहाँ से लगाते हो ये जुर्माने। जब मैं उनको बताता था तो हमारे कई अफसरों को पता भी नहीं होता था कि ये भी जुर्माने के अंतर्गत आ सकता है, इस पे भी टैक्स लग सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप भीतरी तौर पर स्वयं को खुश रखते हो, तो आपका जो पूरा वकार है वो उस चीज को ढूंढने निकल पड़ता है
कि मैं ऐसा क्या करूं कि अलग से मुझे मेरे व्यक्तित्व के हिसाब से रिकॉग्निशन दे। ये सब चलता रहा। इसके साथ जब रिटायरमेंट मिली, आप सब लोग जानते हो कि बतौर डायरेक्टर रेडियो, क्या तो एक्साइज डिपार्टमेंट और क्या रेडियो का महकमा, लेकिन बड़ी एक बात इसमें मैं कहना चाहूँगा, हाँ, आपकी आइडेंटिफिकेशन में कोई कसर नहीं थी। हाँ, एक्साइज का महकमा था, इसीलिए रेडियो गूंज बना। एग्जैक्टली उसका एक्साइज के महकमे की गूंज अभी तक गूंज में झलक रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज भी मैं नौजवानों को, अपने बच्चों को भी यही बात कहता हूँ, और यही बात ओशो के लेक्चर से मुझे समझ आई है कि आप जहां भी रहो, जीवन को उत्सव बना के रखो। वन, अपना कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन रखो। मतलब मैं आज भी रात को जब सोता हूं तो मैं सोते हुए ये सोचता हूं कि अपने रेडियो में ऐसा और क्या नया और कौन से नए व्यक्ति को बुलाऊं जो उसमें एक नया रंग पैदा करे, वो बात हम कह सकें जो अब तक नहीं कही। नया नशा है, नया नशा जिसको कहते हैं, क्योंकि हमारा इसका अर्थ भी यही है कि भाई इसको आप नशे के तौर पर करोगे तो आपको और आनंद आएगा। तो जीवन का नशा होना चाहिए, जीवन जीने का नशा होना चाहिए। देखिए सर, एक क्रिएटिव आदमी दुख में भी क्रिएटिविटी खोजता है, वरना दुख हम पर इतने हावी हो जाएं कि हम बचा नहीं पाएंगे अपने आप को। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म भी है। कलाएं एक शील्ड बनकर भी हमें बचाती हैं, कैथार्टिक इफेक्ट क्रिएट करती है। हाँ, तो इसलिए जो दुख हमारे जीवन में कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, उन्हें हम रोक नहीं सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन उन दुखों को अपने भीतर से निकालने का माध्यम बनती है। और देखिए, अगर आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं तो आपका स्टूडेंट रहा हूँ, इस समय में आप बहुत सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं। एग्जैक्टली। तो आप ये समझिए कि जो आपने खोया है, जो दुख है आपका, वो दुख एक इस तरीके से नई शेप ले रहा है कि लोगों का दुख कम है, दुख को गलाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नहीं, बिल्कुल, आप तो मेरे साथ हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से कितने ही लोग हमारे पास आ रहे हैं, जुड़ते हैं, वो अपनी भीतरी छुपे हुए टैलेंट को व्यक्ति दे रहे हैं। हमें उसी में एक अलग तरह की क्रिएटिव हैप्पीनेस महसूस। और देखिए, ये आपका बड़प्पन है कि आप इस दुख को, इन सारी चीजों को स्वीकार कर रहे हैं। और ये हम मतलब आप ही लोगों से हमने सीखा है। जैसे आज ये पहला मौका है जहां मैंने सफलताओं की बात ना करके असफलताओं की बात की। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि कभी-कभी तो ऐसा होना भी चाहिए कि हम इस नजरिए से भी देखें कि हम कहाँ हारे। और हारने वाला मैं अकेला नहीं हूँ, इस दुनिया के करोड़ों लोग हैं जो हारते हैं, लेकिन वे उस हार को स्वीकार करके जो भी विकल्प है उस विकल्प पर आगे चलना तो सीखें। ये अपने आप में एक सीख है। राजेश जी, मैं इफ आई एम करेक्ट, मैं कहीं पढ़ रहा था कि बल्ब का आविष्कार होने से पहले 100 एक्सपेरिमेंट्स किए गए। अगर वो 99 पे रुक जाता तो वो आविष्कार नहीं कर पाता। सही कह रहे हैं। तो वो जो 99 प्रयास थे वो सफलता की तरफ बढ़ने की सीढ़ियां थी। तो जो लोग इन सीढ़ियों को नकारें तो समझो कि वो 100 उसके ऊपर पहुंच भी नहीं सकते। लोग झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, लोग अपनी असफलताओं को सफलता की तरह पेश करना शुरू कर देते हैं, और यही गड्ढा है जिसमें हम गिर के मर जाते हैं। एक दूसरा एस्पेक्ट रह गया जो 2 मिनट का समय मुझे दे तो प्लीज। देखिए, आर्य साहब का योगदान जो सोसाइटी को है वो हमें एक और तरीके से देखना चाहिए। और एज ए स्टूडेंट मैं समझता हूँ ये मेरा हक है कि मैं इस बात को कहूँ। बिल्कुल। बेसिकली भले ही हम किसी अन्य विषय के स्टूडेंट रहे, लेकिन आर्य साहब के माध्यम से हमें भारत में अंग्रेजी का लेखन और ब्रिटेन में अंग्रेजी का लेखन
उस सबको एक साथ समानांतर धरातल पर रखकर देखने का मौका। हाँ, डॉक्टर आर्य ने, बहुत लोग शायद इस बात को ना जानते हो, डॉक्टर आर्य ने बहुत सारी अंग्रेजी कविताओं का और अंग्रेजी की भी जो Yes. मास्टरपीसेस हैं उनका हिंदी में अनुवाद किया, हमने अपने रेडियो पर उसका प्रसारण भी किया। और उनको पढ़ा मैंने। तो जी, तो उस नजरिए से मैं कहूंगा कि डॉक्टर आर्य एक ब्रिज की तरह से रहे हैं, जो आज देखिए मॉडर्न जो लिटरेचर है वो हिंदी और अंग्रेजी का लिटरेचर भर नहीं है। आज हम पूरी दुनिया को पढ़ते हैं, हिंदी एमए के सिलेबस में भी वो चीजें आज जोड़ी गई हैं जो अंग्रेजों से आती हैं, अंग्रेजी से आती हैं। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ जो आज कई सारी यूनिवर्सिटीज जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है उसके भी पेपर्स रखती हैं, उस पर भी हम नजर रखते हैं कि यहाँ क्या लिखा जा रहा है। इवन कंप्यूटर्स में तरह तरह की अंग्रेजी है, भारत की अंग्रेजी है, ब्रिटेन की है, ऑस्ट्रेलिया की है। तो उस लिहाज से डॉक्टर आर्य का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कि इनके माध्यम से हम पूरी दुनिया के साहित्य को समझने के काबिल रहे हैं, और इस बात के लिए भी मैं चाहूंगा कि एक शिष्य के तरीके से आज आपका धन्यवाद। आपका आभार, आपने इस बात को उठाया। लेकिन ये जो आपने बात कही, ये एक तरह से सिंथेसिस का प्रोसेस है। यस, आप उधर से भी कुछ ले रहे हैं, अपना भी कुछ दे रहे हैं, और उसको एक कहीं सिंथेसाइज कर रहे हैं चीज़ों को। और इसका एक नायाब उदाहरण इंडियन इंग्लिश पोएट है नसीम एजेकियल। हाँ, नसीम एजेकियल। उनकी कुछ पोएम्स हैं, सम वेरी इंडियन इंग्लिश पोएम्स। ओके। अगर हम उनको पढ़ के देखें हाँ। तो इंडियन इंग्लिश का नायाब उदाहरण उसके अंदर, नमूना हमें उसके अंदर नहीं, वो किताब वो कविताएं हमने यहाँ पढ़ी है जो आपने अनुवाद की हैं। हाँ, तो जी। नसीम एजेकियल की खासतौर से जो ये एक जॉनर है पूरा, सम वेरी इंडियन इंग्लिश पोएम्स, वो अगर कभी मौका लगेगा तो उसको मैं अनुवाद करूंगा। 2-3 कविता, बहुत सुंदर कविताएं हैं कि आई एम लविंग इट, जैसे हम कहते हैं कि आई लव इट, लव हर और लव इट ही होता है, लेकिन जो हम इंडियंस हैं, आई एम लविंग इट, ये दिल मांगे मोर, ये जो सिंथेसाइज होने का जो प्रोसेस हम स्लोली सीख जाएंगे, स्लोली सीख ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे बैक टू बैक। हाँ, बैक टू बैक, और सारी असफलताओं को क्रॉस करते हुए अंत में स्लोली सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। तो इन शब्दों के साथ हम आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ आप दोनों गुरुजनों का कि आज आपने हम सबको मार्गदर्शन दिया और हम सबने अपने जीवन की कुछ बातें। मुझे लगता है मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए कि मैं कैजुअली यहाँ आया था, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन सब मिलके कर पाए। यस, डॉक्टर गंभीर और ईश्वर वशिष्ठ, आप मेरे बहुत अजीज हैं दोनों, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, बहुत बहुत नमस्कार।